नमस्कार साथियों। तो आज की क्लास में हम आज के 50 क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास हमारी 31वीं क्लास है। तो आज के क्वेश्चन हमारे 1501 से 1550 तक रहने वाले हैं। तो पहला आज का क्वेश्चन जो है वो है फास्टैग क्या है। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है जो मतलब हमारे जो रोड टैक्स हमारा होता है, रोड टैक्स जो लगता है हमारा, उसको डिजिटल माध्यम से आपका अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है फास्टैग में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो फास्टैग में आपका RFID, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये हमारे जो सैटेलाइट्स हमारे वगैरह होती है, हमारे जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से आपका अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं आपके रोड टैक्स के। प्रश्न नंबर 3 है भारत में फास्टैग कब से शुरू किया गया था। तो भारत में फास्टैग हमारा 2014 में शुरू हुआ था। 2014 से हमारा फास्टैग शुरू हो गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उनकी जब बीजेपी सरकार आई हमारे भारत में, तब से हमारे फास्टैग शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 4 है भारत में फास्टैग कब अनिवार्य हुआ। तो 2021 में, फरवरी की 2021 में हमारा फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया सभी के लिए। प्रश्न नंबर 5 है फास्टैग का प्रबंध कौन सा संगठन करता है। तो NPCI जो है हमारा, वो हमारे फास्टैग का प्रबंध करता है। NPCI की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रश्न नंबर 6 है फास्टैग कैसे काम करता है। तो टोल भुगतान के लिए RFID टैग जो होता है हमारा, उसको स्कैन करता है। RFID जो टैग हमारा होता है वो आपके व्हीकल पर लगा दिया जाता है। तो जब आपका व्हीकल वहाँ से गुजरता है तो वो अपने आप वहाँ से स्कैन कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है फास्टैग की वैधता कितनी है। तो 5 साल की आपकी वैधता आपकी फास्टैग की होती है। प्रश्न नंबर 8 है आप फास्टैग को कहाँ रिचार्ज कर सकते हैं। तो बैंक से, UPI, पेटीएम, गूगल पे, सभी ऑनलाइन जितने भी आपके प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से आप आपके फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है यदि किसी वाहन पर फास्टैग नहीं है तो क्या होगा। तो दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके वाहन पे फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो आपसे दोगुना टैग आपसे वसूल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है फास्टैग में न्यूनतम कितना बैलेंस रखना अनिवार्य है। तो 100 रुपीज़ का बैलेंस आपका मिनिमम आपका होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है कौन सा खाता फास्टैग से जुड़ा होता है। तो आपका प्रीपेड वॉलेट या फिर आपका बैंक का खाता आपके फास्टैग से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 12 है फास्टैग वाहन पर क्या कहाँ लगाया जाता है। तो जो आपकी विंडशील्ड होती है, विंडशील्ड जो आपकी आगे का जो शीशा होता है, उसके कॉर्नर पे आपका फास्टैग टैग आपका लगता है। प्रश्न नंबर 13 है कितने बैंक फास्टैग जारी करते हैं। तो टोटल 30 से ज़्यादा बैंक है जो आपके फास्टैग जारी करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है क्या एक फास्टैग का इस्तेमाल कई वाहनों के लिए किया जा सकता है। नहीं, ओनली एक फास्टैग का इस्तेमाल एक ही व्हीकल के लिए होता है। अब कुछ कलर की बात कर लेते हैं। कलर पे आपकी इसके क्वेश्चन बनते हैं। वाणिज्य वाहन फास्टैग का रंग क्या होता है। जो आपके कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, उनमें नारंगी रंग का आपका फास्टैग जो होता है वो पाया जाता है, नारंगी रंग का। निजी वाहन जो आपके होते हैं, जो आपके प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, उनमें नीला पाया जाता है। आप इसको ऐसे याद रखते हो, न से निजी, न से नीला, यानी नी इसमें भी नी है और इसमें भी नी है, तो निजी नीला, और वाणिज्य के लिए आपका नारंगी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है यदि फास्टैग बैलेंस कम हो तो क्या होगा। तो टोल बूथ प्रवेश से ये मना कर देगा, और अगर आपने क्रॉस भी कर दी तो आपका दोगुना आपसे किराया वो टोल टैक्स वसूल लिया जाएगा। क्या फास्टैग को दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 19 है क्या चोरी होने पर फास्टैग को ब्लॉक किया जा सकता है। हाँ, अगर आपका व्हीकल चोरी हो गया है तो आपका फास्टैग ब्लॉक करवा सकते हो आप। प्रश्न नंबर 20 है क्या आप अपना फास्टैग बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप बैंक ऐप से के माध्यम से, SMS के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आप आपका फास्टैग बैलेंस चेक कर सकते हैं। GNSS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो GNSS की फुल फॉर्म हमारी होती है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है GNSS का उद्देश्य क्या है। तो उपग्रह आधारित स्थिति निर्धारण और नेविगेशन ये हमारा होता है। GNSS सिस्टम आपका जो होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से आपका टोल डिडक्शन सिस्टम होता है। प्रश्न नंबर 23 है भारत में किस GNSS प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो NAC IC का इसमें उपयोग होता है। NAC IC में कितने उपग्रह हैं। तो टोटल 7 आपके NAC IC में ग्रह होते हैं। NAC IC का विकास किस संगठन ने किया। तो इसरो ने आपका NAC IC का संगठन का विकास का संगठन किया। GPS का फुल फॉर्म क्या है। तो GPS आपका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
ये भी आपका सैटेलाइट के माध्यम से आपका टोल डिडक्शन सिस्टम होता है। जीपीएस का विकास किस देश ने किया गया था? तो ये अमेरिका में आपका जीपीएस का सिस्टम ये जारी हुआ था। जीपीएस आपके मतलब जो भी आपका लोकेशन है उसको ट्रैक करके आपको बता देता है कि आप अभी कौन से पोजीशन पे हो, इसलिए इसका नाम भी है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोनास का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आपका ग्लोनास का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा देश ग्लोनास को संचालन करता है? तो रूस जो है आपका वो आपकी ग्लोनास को संचालन करता है। गैलीलियो का पूरा नाम क्या है? तो यूरोपीय GNSS जो है आपका वो गैलीलियो का पूरा नाम है। प्रश्न 31 है, गैलीलियो किस क्षेत्र से संचालित है? तो आपका यूरोप से ये संचालित होता है। प्रश्न नंबर 32 है, चीनी GNSS प्रणाली को क्या कहते हैं? तो बेईदोउ। ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 34 है, जीपीएस के कितने उपग्रह हैं? तो ये आपके 30 आपके उपग्रह आपके जीपीएस के होते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, स्टिक स्थित निर्धारण के लिए कितने उपग्रहों की आवश्यकता है? तो कम से कम आपके 4 जो है वो आपके उपग्रह होने चाहिए स्टिक आपके स्थिति के लिए। परिवहन में जीएनएस का उपयोग क्या है? तो वाहन ट्रैकिंग और वाहन नेविगेशन के लिए आपका जीएनएस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में जीपीएस की तुलना में जो NAC IC का मुख्य लाभ क्या है? तो भारतीय क्षेत्र में उच्च सटीकता को ये प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 38 है, क्या GNSS का उपयोग विमानन में किया जा सकता है? हाँ, ये आपके हर जगह में आपके ये GNSS सिस्टम उपयोग हो सकता है। प्रश्न नंबर 39 है, सैन्य अभियानों में GNSS की क्या भूमिका है? तो मिसाइल मार्गदर्शन और निगरानी के लिए आपका सैन्य अभियानों में GNSS सिस्टम उपयोग होता है। प्रश्न नंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 41, राजमार्गों पर सुरक्षित दूरी क्या है? तो 3 सेकंड नियम आपका होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 3 सेकंड नियम आपका होता है राजमार्गों पर सुरक्षित दूरी के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आगे वाला जो मान लो आपकी आगे एक गाड़ी है आपसे आगे, जब आगे वाला ब्रेक लगाएगा तो इतनी आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए कि 3 सेकंड बाद उसी लोकेशन, अगर आप उसके पीछे हो, अगले वाले गाड़ी के आप पीछे हो, अगर आगे वाले ने लगा दिया ठीक है ब्रेक, तो 3 सेकंड बाद आपका व्हीकल उस पोजीशन पे पहुंचे, तो वो 3 सेकंड नियम होता है। और प्रश्न नंबर 42 है, भारत में आवासीय क्षेत्रों में गति सीमा क्या होती है? तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आवासीय क्षेत्र में गति होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका हो, जहाँ पे लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है? तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइविंग को रक्षात्मक ड्राइविंग कहते हैं, सेफ ड्राइविंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, ओवरटेक करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो दर्पण मतलब मिरर में आपको देखना चाहिए, और सिग्नल की जांच करिए मतलब आपको सिग्नल देना चाहिए, आपके इंडिकेटर देने चाहिए और मिरर में देखना चाहिए पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 45 है, सीट बेल्ट का क्या उद्देश्य है? तो दुर्घटनाओं में चोट के जोखिम को कम करता है हमारा सीट बेल्ट हमारा जो होता है। प्रश्न नंबर 46 है, सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? तो तेज गति से वाहन चलाना, ये हमारे सबसे ज़्यादा मुख्य कारण होता है सड़क दुर्घटनाओं का। एक तो होता है तेज गति से वाहन चलाना और दूसरा होता है हेलमेट या फिर सीट बेल्ट न लगाने का कारण होता है दूसरे नंबर पे। प्रश्न नंबर 47 और तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पर आपका ड्रिंकर होता है कि अगर आप ड्रिंक करके चला रहे हो तो उस वजह से आपका एक्सीडेंट होगा। और तीसरे में आपके सीट बेल्ट अगर हेलमेट नहीं है तो आप गिरते ही आपका सर फट सकता है और आपकी वहीं पे आपकी डेथ हो सकती है। तो ये 3 आपके मुख्य कारण होते हैं सड़क दुर्घटना में मौत के। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में वाहन चलाने के लिए रक्त में अल्कोहल की वैध सीमा क्या है? दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो आपके 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम तक आपका अल्कोहल की वैध सीमा है। अगर इससे ऊपर पा जाती है तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी कि आप शराब पी के वाहन को चला रहे हो। प्रश्न नंबर 48 है, पैदल यात्री क्रॉसिंग पर आपको क्या करना चाहिए? रुके और पैदल यात्री को क्रॉस करने देना चाहिए, क्योंकि प्रथम जो प्राथमिकता होती है रेड क्रॉस के ऊपर वो पैदल यात्री की होती है। प्रश्न नंबर 49 है, हाइड्रोप्लेनिंग क्या है? तो गीली सड़कों पर पकड़ का नुकसान, उसे हम हाइड्रोप्लेनिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 50 जो आज का है लास्ट क्वेश्चन है वो है, आपको टायर का प्रेशर कितनी बार जांच करना चाहिए? तो आपको हर सप्ताह में आपके टायर को प्रेशर की जांच करनी चाहिए और आपको कमेंट में बताना है जो आपकी टायर का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। हमने ये टायर वाले जो क्वेश्चंस आए थे उसमें बताया भी था, आपको करवाया था कितना आपका प्रेशर होना चाहिए और किस यूनिट में हम टायर के प्रेशर को मेजर करते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आज की क्लास थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें
बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।